नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र और नमो बुद्धा। और देसी अंग्रेजों के लिए हेलो। आज हमारी 74वीं सालगिरह है आज़ादी की, 75वां स्वतंत्र दिवस। आज तक ऐसा एक साल नहीं गुजरा कि हमने ये जश्न मनाया ना हो, यहाँ तक कि आपातकालीन लोकतांत्रिक हत्या के बाद। पर हर स्वतंत्रता दिवस पर हम एक बात भूलते आए हैं और वो है विभाजन की। जी हाँ, वही धार्मिक भूकंप जिसमें कई लोग बेघर हुए थे और मारे गए थे। इसी विषय पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहता हूँ। पहली सूचना यह है कि वीडियो के आखिर में मैं आपको एक जादू सिखाने वाला हूँ, जो कि वीडियो के विषय से अलग है पर बहुत ही रोमांचक है। दूसरी बात यह है कि वीडियो में मैं जब भी कांग्रेस का नाम लूंगा तो उस कांग्रेस का नाम लूंगा जो आज़ादी के लिए लड़ती थी, नेपोटिज्म के लिए नहीं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, भूखमरी, गरीबी और महंगाई से नहीं बल्कि अंग्रेजों से। इस जश्न को इस प्रसिद्ध भाषण के साथ मनाया गया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हालांकि इसी भाषण के कारण हमारी अर्थव्यवस्था आज भी झूंझ रही है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कुछ सुन लीजिए। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। अब जैसे नेहरू जी ने कहा कि हमें आजादी मिल चुकी थी, फ्रीडम मिल चुकी थी, पर फ्रीडम इतनी मिल चुकी थी कि अनार्ची और डेमोक्रेसी का एक अलग ही कॉकटेल बन गया। और हमेशा की तरह ये कॉकटेल भी खराब निकला। ये खराब कैसे निकला, इसका वर्णन कवि प्रदीप कुछ इस प्रकार से करते हैं। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है, कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है, मौत के साये में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। अब आप भी कह रहे होंगे कि इस रंगीन डेस्पेसिटो के जमाने में मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट गाने क्यों सुना रहा हूँ। पर आपको बता दिया जाए कि ये गाना सिर्फ 5 वर्ष बाद लिखा गया था उस धार्मिक भूकंप के। अब धार्मिक भूकंप क्यों? क्योंकि इसी धार्मिक भूकंप के वक्त करीब 2 करोड़ लोग बेघर हुए थे और 20 लाख लोग मारे गए थे। उस वक्त देश की कुल आबादी सिर्फ 9 करोड़ थी। तो आप अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे। ये सब उसी देश में हो रहा था जहाँ शेख मोहम्मद भी वारकरी था, हिंदी स्वराज के भी 10,000 पठान रखवाले थे, राम प्रसाद भी बिस्मिल था, और हिंदू और मुसलमानों ने करीब 90 साल पहले इस धार्मिक भूकंप के बहादुर शाह जफर को एक साथ आकर अपना नेता चुना था। तो ऐसा क्या बदल गया 90 साल में? अब इतिहास में कुछ गलत हुआ हो और अंग्रेजों का वहां कोई रोल ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सियाचिन से लेकर फलस्तीन तक हर जगह अंग्रेजों के कारनामे हैं, और यहाँ भी अंग्रेजों का ही कारनामा दिखता है। 1905 में बंगाल का धार्मिक आधार पर बंटवारा कर दिया गया लॉर्ड कर्जन की तरफ से। कारण ये दिया गया कि इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन संभालना नहीं आ रहा था। अब किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन करना था ये पूरे देश को पता था। ये उसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे जिस प्रकार का हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज में करते हैं। बहुत ही रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, दर्शकों में उत्साह, और ये मैच शुरू। भाग गया है, बबलू खेल रहा हो, अब इस बंटवारे के बाद दंगे होते हैं और यही दंगे बाद में जाकर चिंगारी का काम करते हैं इस कम्युनल डिवाइड में। इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन होता है जिसमें सबसे ज्यादा कट्टरवादी मुसलमान रहते हैं। पर शुरुआती दौर में यहाँ अच्छे नेता भी थे जो कि मुसलमानों की अच्छाई चाहते थे और भारत की आज़ादी भी चाहते थे। 1916 में
कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आते हैं और एक लखनऊ पैक्ट साइन करते हैं, जिसके तहत वो एक साथ काम करने वाले होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, वही इंसान जो बाद में जाकर भारत का बंटवारा करता है। इनको सरोजिनी नायडू हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर तक बोल देती है। ये जो टू नेशन थ्योरी थी यानी कि विभाजन की, ये सबसे पहले सर सैयद अहमद खान जी ने दी थी। अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमान कट्टरवादी थे, बल्कि हर समुदाय में कट्टरवादी लोग थे, हिंदुओं में भी। और यही हिंदू नेता बाद में जाकर हिंदू महासभा का गठन करते हैं। टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हुए वीर सावरकर जी ने ये कहा था कि भारत के दो टुकड़े होने चाहिए परंतु एक राष्ट्र के अधीन। ये पाकिस्तान जो टर्म था ये सबसे पहले चौधरी रहमत अली जी ने दिया था 1933 में, जिसका मतलब है कि लैंड ऑफ प्योर। 1939 में वर्ल्ड वॉर II के वक्त अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को और इलेक्टेड असेंबली को बिना पूछे हुए इंडिया को वर्ल्ड वॉर II में ढकेल दिया। इसका विरोध करते हुए गांधी जी ने मुंबई के गौलिया टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और डू और डाई का स्लोगन भी दिया। इसी के साथ भारत की आखिरी सबसे बड़ी शांतिपूर्वक लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गांधी जी ने कई बार यूनिटी इन डाइवर्सिटी का संदेश दिया था, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वक्त उन्होंने खिलाफत मुद्दे को उठाकर हिंदू और मुसलमानों को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाया था। साथ ही साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने नमक का इस्तेमाल करके पूरे देश को एक साथ लाकर एक साथ लड़वाया था अंग्रेजों से। बेशक कई बार गांधी जी ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स करी मुसलमानों के साथ, पर वो देश को एक रखना चाहते थे। और हम सब जानते हैं कि लक्ष्य सही हो और मार्ग गलत तो वो मार्ग भी सही हो जाता है। इस आखिरी आंदोलन में, इस आखिरी लड़ाई में कई लोगों ने हमारे देश का साथ नहीं दिया। उनमें से थे मुस्लिम लीग के लोग, जो जानते थे कि अगर यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं टपकी तो वो लपक नहीं पाएंगे और बंटवारा नहीं कर पाएंगे। इन्हीं में से एक थे हिंदू महासभा के लोग, जिन्होंने भारत के इस आखिरी लड़ाई का बहिष्कार किया था। साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बहिष्कार करते हुए अंग्रेजों को ये तक विश्वास दिला दिया था कि वो अंग्रेजों को हमेशा मदद करेंगे। आपको ज्ञात करवा दें कि ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिनकी पार्टी आज देश की सत्ता में है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैंने मोदी जी का नाम भी लिया नाम मैंने। आखिरकार मोदी वर्सेस हु और किसी ने बहिष्कार किया था तो वो थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग और आरएसएस की। आरएसएस जो कि राष्ट्रवाद को अपनी मूल विचारधारा के रूप में बताती है, उसने भी इस आंदोलन का बहिष्कार किया था। 22 मार्च 1940 को लीग के लाहौर सेशन में जिन्ना साहब ने एक बहुत भयंकर भाषण दिया और कई लोगों को कट्टरवाद का रोमियो बनाया। इसमें उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया, जिसके तहत उनकी पार्टी और वो पाकिस्तान की मांग रखने वाले थे और साथ ही साथ टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे। परंतु उन्होंने ये भी कह दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, इसलिए वो दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकती। अगर आपको ठीक से पता होगा तो आज के कुछ नेता भी ऐसा ही कहते हैं। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। 1945 में बर्तानिया में जैसे एटली साहब की सरकार बनी, वो भारत की आज़ादी के लिए काम करने लगी, क्योंकि वो वही इंसान थे जो 1920 से भारत को आज़ादी देना चाहते थे। इसी के कारण उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, जिसके तहत वो भारत के 3 टुकड़े करने जाने वाले थे फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर, और भारत को इसी प्रकार से आज़ादी मिलने वाली थी। हालांकि पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं हो रही थी, पर लीग ने इसे मान लिया, परंतु कांग्रेस ने इसे नहीं माना। जैसे ही कैबिनेट मिशन फेल हुआ, जिन्ना साहब तिलमिला गए और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की मांग रखी। अब डायरेक्ट एक्शन डे क्या था वो आप खुद उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। Today, we too have forged a weapon and are in a position to use it. अब हमने भी अपना हथियार तैयार कर लिया है और हम इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूँ। From Friday the 16th of August,
we will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आने वाले जुमे 16 अगस्त से हम सीधी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन और हथियार तभी रखेंगे जब मंजिल मकसूद सामने दिखाई देगी, यानी हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान। अगर कायदे आजम, क्या हमारा डायरेक्ट एक्शन नॉन वायलेंट होगा? I am not going to discuss ethics here. और आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे गांधी की अहिंसा वहिंसा में कोई यकीन नहीं है। अब जैसे कि ये वाले कालीन भैया ने पूरे देश को मिर्जापुर बना के रखा था, मुन्ना भैया तो आने ही थे। मुन्ना भैया का काम किया सोहरावर्दी ने, जो कि उस वक्त के बंगाल के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के कुछ दिन पहले ही पुलिस को 2 से 3 दिन की छुट्टियां दे दी ताकि ये राइट्स पूरी तरह से काम कर सके। ये जो राइट्स हुए कलकत्ता में, कहीं हिंदू मारे गए, कहीं मुसलमान मारे गए, पर यह हिंसा इतनी भयंकर थी कि कहीं ना कहीं मृत शरीर पड़ा ही हुआ था। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। इसके बाद इन्हें द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स का नाम दिया गया। ये एक प्रकार से सोशल होलोकॉस्ट और इथनिक क्लींजिंग का एग्जाम्पल बन गया पूरी दुनिया में। सिविल वॉर का खतरा देखते हुए एटली सरकार ने लुई माउंटबेटन को इंडिया का लास्ट वाइसरॉय अपॉइंट किया और माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान रखा जिसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है, जिसके तहत भारत का बंटवारा होने वाला था ताकि ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना हो। कांग्रेस ने, जिसने शुरुआती दौर से ही इस विभाजन का विरोध किया था, आखिरकार घुटने टेक दी और अब सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले नेता बने जिन्होंने इस पार्टीशन को एक्सेप्ट किया ताकि भारत के और टुकड़े ना हो और सिविल वॉर ना हो। इसी कारण से अब भारत का बंटवारा निश्चित हो चुका था। इसका विरोध सभी समुदायों ने किया और गांधी जी ने ये तक कह दिया कि अगर पार्टीशन होगा तो उनकी अर्थी पे से होगा, पर गांधी जी की बात किसी ने नहीं सुनी। गांधी जी की जो स्थिति थी उसको मैं इस कविता से स्पष्ट करना चाहूंगा। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छैनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो। आखिरकार गांधी जी असफल रहे और बंटवारा हो गया। पार्टीशन ना अंग्रेजों ने करवाया ना जिन्ना ने, पार्टीशन करवाया तो वो हमारे अंदर की कट्टरता ने, जिसने दंगे करवाए, जिसने सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा की और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया पार्टीशन करवाने में। जब मैंने सिविल वॉर की सिचुएशन का जायज़ा लेने के लिए एक श्रीलंकन को ये सवाल पूछा तो उनका जवाब कुछ इस प्रकार से था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में डर की स्थिति थी, साथ ही साथ टीवी पर हमेशा हिंसा के चित्र दिखते थे और वो पीड़ित लोगों की स्थिति महसूस कर पा रही थी। सब कुछ अचानक से हो रहा था, हर जगह बम गिर रहे थे और ये इतनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बल्कि सिर्फ टेररिज्म था, क्योंकि आम जनता एक दूसरे को अभी भी मदद कर रही थी। ये सिर्फ टेररिस्टों ने करवाया था, ये सिविल वॉर सिर्फ टेररिज्म ही था। आखिर में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये बातें हमेशा याद रखिए। ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको एक जादू सिखाने वाला हूँ, तो जादू ये है कि यहाँ पे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब नाम का एक बटन दिख रहा होगा, वो आप दबाएंगे तो वो काला हो जाता है और यहाँ पे लाइक नाम का बटन दिख रहा होगा जो नीला या फिर सफेद हो जाता है और यहाँ पे एक ऐसी घंटी है जो कि कभी बजती नहीं। आप खुद बजा के देखिए, ऑल करवा दीजिएगा, वरना बोलेंगे कि मुझे जादू सिखाना नहीं आता। देखिए जादू सिखाया। चल झूठा।
अगर आपने अभी तक ये वीडियो शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस पर चर्चा हो, लोग जागरूक हो। धन्यवाद।